बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने जीवन पर खड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के जो सीरीज चला रहे थे, इसमें भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व को हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं, ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, इसका मतलब हुआ ये देखिए राज्य का नीति निदेशक तत्व, इसे सब समझ लीजिएगा। यानी राज्य का जो नीति होगा ना, यानी जो नीति होगा, जो उसके तहत हम लोग को निदेशक मिलेगा, वही इसमें समाहित है, ठीक है। यानी राज्यों के तहत जो हम लोगों को मिलता है जैसा भी प्रावधान, वह राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल किया जाता है। देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में वो लिखित है, ठीक है, यानी भाग 4 में वो लिखित है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। क्या है? 36 से 51 के बीच। यह आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में समाहित किया गया है, ठीक है, और यह आयरलैंड में स्पेन के संविधान से क्या किया है? ग्रहण किया है। यानी आयरलैंड से जो हम लोग लिए हैं वो खुद स्पेन से लिया है, ठीक है, कौन? आयरलैंड ने। और यह भारतीय राज्य का नीति निदेशक तत्व 36 से 51 में वर्णन है, ठीक है। देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं कि इसमें आपको देगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये 1935 के अधिनियम से भी ग्रहित किया गया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, इसलिए क्योंकि 1935 के अधिनियम जो आया था उससे हमारे भारतीय संविधान में 250 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो 250 अनुच्छेद जोड़े गए हैं और भारतीय संविधान का एकांकिक स्रोत भी 1935 के अधिनियम को ही बोला जाता है। तब समझ सकते हैं कि कहना गलत नहीं है, क्योंकि जब हम 1935 का अधिनियम भारत में आया था तो उस समय आप देखे होंगे कि हमारे देश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। तो जब चुनाव हुआ था तो जो गवर्नर थे, ठीक है, यानी ब्रिटिश प्रांत के जो प्रशासक थे और जो गवर्नर थे, उनको एक विशेष निदेशक दिया गया, ठीक है। यानी विदेश निदेशक जो दिया गया वो 1935 के अधिनियम से दिया गया उन लोगों को, जो कि आज हम लोगों को राज्यों को दिया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ प्रावधान जो है हमारा आयरलैंड से भी जोड़ा गया, इसलिए हम लोग आयरलैंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको एक कोष्ट में हर बुक में पढ़िएगा तो वहां पे देगा 1935 के अधिनियम, ठीक है। अब आता है दोस्त कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, यह आयरलैंड से हमने देख लिया। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके 3 उद्देश्य याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। पहला उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी लोक कल्याणकारी, यानी लोगों के कल्याण के तहत किसी भी राज्य की स्थापना होगा, ठीक है। यानी लोग के कल्याण के तहत ही किसी राज्य की स्थापना होगा। मान लीजिए कि बिहार राज्य है, यहाँ पे लोगों का कल्याण ही नहीं होगा तो क्या फायदा कि यह राज्य कहलाएगा, ठीक है। तो यही है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका पहला उद्देश्य है, ठीक है। यानी सब राज्य सभी नागरिकों को एक समान कल्याण देगा। दूसरा का है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। जैसे हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि 3 प्रकार का न्याय है। एक सामाजिक न्याय है, यानी समाज के तहत जो न्याय मिलती है। आर्थिक है, जो किसी को आर्थिक तरीके से न्याय दिया जाता है। और राजनीतिक मतलब जो राजनीतिक तरीके से न्याय मिलते हैं वो वही इसमें भी दिखाया गया है, ठीक है। यानी जो प्रस्तावना में उल्लेखित किया है 3 प्रकार के न्याय, इसमें भी उल्लेखित है। अगला है दोस्तों कि तीसरा का याद रखना, अधिकतम सरकार का दायित्व होगा, यानी सरकार का दायित्व होगा कि वह जनता के हितों में समझे, ठीक है, और साथ में जनता के न्याय उपलब्ध कराए। और उसके जो है सरकार जनता के लिए जो भी उचित हो उसके लिए अलग अलग प्रावधान स्थापित करे, ठीक है। तो आप देख लिए
जो हमारा नीति निदेशक तत्व है, इसका उद्देश्य था क्या? सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना। ठीक है, अब अगला आता है, इसमें कुछ व्यक्तियों की अपनी अपनी राय है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रस्तावना में अलग अलग व्यक्तियों की राय को देखा था, उसी तरह जैसे कि यहाँ है BN राव। BN राव जी जो भारतीय संविधान के सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि संविधान में 2 प्रकार के मौलिक अधिकार होना चाहिए। ठीक है, एक तो ऐसे अधिकार होना चाहिए जो जनता को स्वतः प्राप्त हो जाए, यानी जनता खुद ग्रहण कर ले, उसमें लागू, उसमें किसी प्रकार का किसी का हस्तक्षेप नहीं हो। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए DPSP। ठीक है, तो DPSP नहीं, उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 नाम रखा जाए। लेकिन बहुत सारे संविधान में इनका तो क्या प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इसका एक मौलिक अधिकार नाम दिया गया और एक DPSP, जिसको हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में उन्होंने कहा कि एक लोगों को स्वतः प्राप्त हो जाए, एक कुछ मतलब राज्य खुद दे, उसके तरह न्याय योग, एक न्याय योग हो, एक न्याय योग नहीं हो। ठीक है, तो यह मौलिक अधिकार 1-2 नाम न देकर एक मौलिक अधिकार नाम दिया गया, एक हमारा राज्य की नीति निदेशक तत्व, किसके तहत? BN राव के तहत। एक आप व्यक्ति आएंगे आपको KT शाह। ठीक है, KT शाह, ये आपको KT शाह ने कहा था कि जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है, ठीक है, यानी एक ऐसा चेक है जिसको राज्य सुविधा अनुसार अदा करेगी, यानी राज्य चाहेगी तो उसको चेक को देगी और नहीं तो नहीं देगी। किसने कहा था? KT शाह ने। ये पूछा जा चुका है, आप देखिएगा पिछला ही बहुत सारे एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में मिलेगा कि किसने कहा था कि नीति निदेशक तत्व जो है हमारा, यह राज्य के अनुसार एक ऐसा चेक है जो इस पर राज्य अदा करेगी। ठीक है, और फिर एक और व्यक्ति आएंगे आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के जनक कहलाते हैं। तो आपको इन्होंने कहा था कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, यानी न्यायालय में आपको इन्फोर्स नहीं करेंगे। परिवर्तनीय का ही इंग्लिश होता है इन्फोर्सेबल। ठीक है, तो यही कहे थे कि न्यायालय में यह इन्फोर्सेबल नहीं है, आप वहां पे जाकर किसी प्रकार का न्याय नहीं मांग सकते, क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि जनता खुद लोगों के कार्यों का मूल्यांकन करे। ठीक है, यानी जनता जो है सरकार की कार्यों को खुद मूल्यांकन करे, वह आके और खुद निर्णय ले, मतलब खुद निर्णय लीजिए कि हमारी सरकार कैसी है। और ये हम लोग का जो देश है ना, लोकतंत्र का देश है, यानी लोगों का तंत्र है, यानी जनता खुद मूल्यांकन करके सरकार के वोटों के आधार पर उसका निर्णय ले सकता है। किसने कहा था? BR अम्बेडकर जी ने। ठीक है, तो आप 3 व्यक्तियों के बारे में जान गए। अब उसके बारे में आपको और बात देखना है कि इसका महत्व क्या है। हमने उद्देश्य 3 देखा, ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य में 2 था, और तीसरा का होता है महत्व, यानी कोई भी चीज है तो उसका महत्व तो होगा। तो इसका महत्व यही है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, इन गणतंत्र को क्या करना? विस्तृत, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र को यह पूरी तरह से परिभाषित करता है। जो हमने प्रस्तावना में पढ़ा था, समाजवादी यानी समाज में एक समान सभी को क्या हो, समाज में एक समान सभी का अधिकार है। उसके बाद हमने पढ़ा था धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगर व्यक्ति किसी प्रकार का धर्म मान रहा है तो राज्य का कर्तव्य होगा कि उस पे क्या करे, उसको बढ़ावा दे। ठीक है, यानी लोगों को अपना अपना धर्म होगा, राज्य का धर्म नहीं होगा। लोकतंत्र में हमने अभी बता दिया कि लोकतंत्र जिसमें हम लोग वोटों के तहत सरकार की कार्यों का मूल्यांकन का क्या करते हैं, सरकार कैसा कार्य करती है उसका हम लोग उनके कार्यों का परिणाम वोटों के आधार पर देते हैं। ठीक है, उसके बाद गणतंत्र में हम लोग क्या देखे थे? गणतंत्र यानी राज्य का प्रमुख जो होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, यानी राज्य का प्रमुख भी हम लोग खुद चुनेंगे, चाहे प्रत्यक्ष चुने या अप्रत्यक्ष चुने। अमेरिका में आप प्रत्यक्ष देखते होंगे और भारत में हम लोग का अप्रत्यक्ष है, तो यही इसका महत्व है। ठीक है, अब आता है इसमें
कुछ बातें 1935 वाले तो हमें बता दें कि 1935 वाले कुछ समझने वाली बात है कि 1935 में ही जो दिया गया था उसी को आगे उसमें कुछ परिवर्तित करके आयरलैंड से लेके और इसमें जोड़ा गया। ठीक है, अब आता है डीपीएसपी को संविधान में दशा दिशा के आधार पर बांटा गया है। देखिए, यानी जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है इसमें संविधान में आपको बांटा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर बीपीएससी मेंस का ही क्वेश्चन देखिएगा, चाहे कोई भी मेंस का क्वेश्चन देखिएगा जिसमें लिखित हो, उसमें पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में समाजवादी, गांधीवादी और जो हमारा है उदारवादी विचारधारों के तहत कौन कौन सी अनुच्छेद है और उसका क्या कार्य है और उसमें क्या उपबंध किया गया है। ठीक है, तो वही हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो इसको 3 आधारों पर बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो गांधीवादी, जिन्होंने गांधीवादी में जो गांधी जो महात्मा गांधी जी थे उनके जो विचारधारा है उसको गांधीवादी विचारधारा में हम लोग अनुच्छेद देखेंगे। और समाजवादी जो समाज के कल्याण के लिए हो, और उदारवादी मतलब जिसको उदारता प्रदर्शित करता हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब उदारवादी में ऐसे होती है जैसे कि हिंदू मुस्लिम है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ठीक है, हिंदू अपना दाढ़ी रखता है तो उसे किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ठीक है, अगर सिख है, सिख अपना यहाँ रखते हैं लोग वो लोग कृपाण, तो उससे भी किसी का कोई आपत्ति नहीं है। तो ये आपको उदारवादी में आता है। ठीक है, अब हमने देख लिया, आपको आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए, डीपीएसपी में हम कुछ अंतर देख लेते हैं, अंतर जानना बहुत जरूरी है। और मौलिक अधिकार, देखिए ये हम एक बार बोल दे रहे हैं जल्दी जल्दी। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व। हमारा मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और हमारा ये डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो भाग 3 है ये हमारा नकारात्मक प्रभाव डालता है और ये हमारा डीपीएससी सकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यह कानूनी रूप से मान्य होता है। कौन? हमारा मौलिक अधिकार, यानी कानूनी रूप से जो होती है कानूनी रूप से मान्य होती है, जबकि जो हमारा होती है डीपीएसपी यह राजनीतिक रूप से मान्य होती है। ठीक है, यानी सरकार जिस राजनीतिक दल का सरकार आएगा उसके हिसाब से राज्य कार्य करेगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि राजनीतिक तरीके से काम करती है। उसके अलावा हमारा मौलिक अधिकार जो होती है वो हमारा लागू करने के लिए हम लोग न्यायालय जाएंगे और इसमें लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके और उसके सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार होती है वह व्यक्ति के कल्याण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी व्यक्ति के कल्याण को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व है सामाजिक आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला बात कि यह मौलिक अधिकार है नागरिक को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अंतर विभेद करना होगा तो, क्योंकि अंतर कभी कभी जब आप कूट वाला देखिएगा तो उसमें अंतर पूछा जाता है, तो अंतर आपको प्रदर्शित करना होगा तो इस प्रकार करिएगा। उसके अगला है कि नागरिकों को स्वतः प्राप्त होती है, लेकिन ये जो हमारा होती है सरकार द्वारा नागरिकों को दिया जाता है। कौन? ये राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब चलिए अब हम एक एक करके गांधीवादी यानी गांधी जी के जो विचारधारा थे, समाजवादी समाज के तहत और ये उदारवादी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ 2 बातें हैं, हमारा अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 36 37 हम लोग, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा देखिए, राज्य की परिभाषा आपको भारतीय संविधान के जो 389 अनुच्छेद है उसमें 2 जगह मिलेंगे, एक तो अनुच्छेद 12 में और एक अनुच्छेद 36 में। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि राज्य की परिभाषा 2 जगह है, तो अनुच्छेद 12 में भी है, अनुच्छेद 36 में भी है। तो ये जो 12 में है और 36 में कौन कौन सा राज्य है? तो देखिए 12 और 36 में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जो 12 में भी दिया गया था ना राज्य, वही 36 में भी उपबंध है। लेकिन इसमें वहां पे भी जो था कि राज्य का हमने पढ़ा था ना कि राज्य वैसे चीजों का कहते हैं जिसमें क्या होता है, सभी संस्थान, जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे है,
ठीक है। तो रेलवे एक हम लोग को सेवा उपलब्ध करती है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे राज्य मत समझिए कि भारत में 28 राज्य है तो ये राज्य नहीं, यहाँ पे ऐसे संस्थान को बताता है जो राज्य के तहत है, जैसे कि रेलवे है, केंद्र सरकार का जॉब है। उसके अलावा बिजली विभाग है, बिजली विभाग हम लोग को बिजली मुहैया करता है, हम लोग को राज्य के तहत कुछ सुविधाएं प्रदान करती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि व्यक्ति विकास के संसाधनों की जो पूर्ति करता है ना, वही राज्य कहलाता है। यानी व्यक्ति विशेष यानी व्यक्तियों के संसाधनों को जो उपलब्ध कराए वही हमारा राज्य कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल में आप देख लिए, जैसे कि जॉब कोई केंद्र सरकार का जॉब है, उसका बिजली विभाग है, जैसे कि बीसीसीआई है, उसके अलावा आपको रेलवे है, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है कि इसके तहत राज्य के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, सैलरी देगी। एक मान लीजिए कि सब जो हमारा विभाग है इसमें जो व्यक्ति है उसको क्या होगा, नियुक्ति की प्रावधान होती है, सैलरी होती है, ठीक है। उसके अलावा उसके पावर कुछ दिए जाते हैं, उसको हटाने के प्रावधान होते हैं। तो याद रखिए कि राज्य उसको कहते हैं जो हमारे क्या होती है, व्यक्ति के विकास के संसाधनों को जो उपबंध कराती है, ठीक है। अब आता है 37, ये जो हम कितना बार पढ़ लिए, इधर कितना बार आप सुन चुके होंगे 37 के बारे में। 37वें अनुच्छेद कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आप इसको याद रख लिए 37 में, ठीक है। और राज्य का कर्तव्य है कि सरकार कानून बनाकर इसको लागू करे, ठीक है। अब समझ गए कि 37 क्या करता है। दो बातें इसमें है, एक तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है यानी परिवर्तनीय नहीं है, उसके अलावा इसमें राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाकर लागू करे। उसके अलावा आप पढ़ते हैं समाजवादी यानी समाज के कल्याण के तहत जो है विचारधारा, वो समाजवादी में हमारा आता है अनुच्छेद 38। कुछ अनुच्छेद है, दिमाग पर एक बार बैठा ले। देखिए 36 37 तो याद हो गया, 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में हमारा है यह परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय में। 38 39 41 42 43 47 ये 6 देखिए 38 हम पढ़ेंगे, 39 लाइन बाय लाइन। उसके बाद 39 में आपको 5 प्रावधान मिलेंगे। उसके बाद 41 पढ़ना है, 39 के बाद 40 हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जो 40 अनुच्छेद है आप जानते हैं कि गांधीवादी, उसमें पंचायती ग्राम पंचायतों की स्थापना है, तो गांधी जी ने उसका विचार दिया था, ठीक है। लेकिन हम बताएंगे। उसके बाद 42 है, 43 है और 47 है। 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य, जो हमने इसका उद्देश्य देखा था वही 38 कहता है, ठीक है, कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, साथ में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देना। 38 याद हो गया। 39 है हमारे, देखिए 36 37 एक साथ याद रखिए और 38 39 जो आप एक साथ याद रखिएगा। देखिए कैसे, इसमें कल्याणकारी हो गया। और 39 में सभी नागरिकों को समान संसाधन का उचित वितरण करना, यानी जो हमारा भारत के जो सभी नागरिक है उसको समान प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराना। किसी प्रकार का अगर किसी को मान लीजिए कि कोई किसी प्रकार का अगर आता है हमारा, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना लीजिए, चाहे ये जो उज्ज्वला योजना था, सभी नागरिकों के लिए समान था, ठीक है। यानी सभी नागरिकों को सरकार, सभी राज्य सरकार भी अपने तरह से इसको बंद करे कि सभी लोगों को क्या हो, बंद हो, सभी लोगों को गैस सब मिल जाए, ठीक है। यही कह रहा है सभी नागरिकों को समान संसाधन उपलब्ध करना, 39 कहता है, ठीक है। उसके अलावा और संसाधन उपलब्ध कराना, साथ में जीविका देना, ठीक है, जीविका भी उपलब्ध कराना। 39 के क कहता है समान अवसर पर सभी को समान न्याय मिले, ठीक है। इसी के तहत आप आरक्षण पढ़े होंगे, जैसे कि किसी को न्याय के तहत अगर जैसे कि SC ST है, उन लोगों को न्याय देने के लिए किसी प्रकार के आरक्षण को बंद करती है। आरक्षण मतलब समाज में सभी को एक समान लाना, ठीक है, ये हमारा 39 है। उसके बाद निःशुल्क विधिक सहायता, आप बुक में देखिएगा तो यही मिलेगा। निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है, तो 39 के क। निःशुल्क विधिक सहायता 39 के क। ये हमारा क जो है ना, यह बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसके अलावा आता है 39 के ख। देखिए हम लोग 39 तो पढ़ ही लेते हैं, 39 के हम लोग 39 में सब पकड़ लेते हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं ना कि अलग अलग करके पूछ रहा है। 39 क तो आप पढ़ ले,
39 ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं संकेंद्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित हो सके। यानी इसका मतलब हुआ कि राज्य धन का संकेंद्रण ना करे, यानी अपने पास एकत्रित ना करे, उसको सार्वजनिक लोगों के मैंने लोगों में वितरण करे समान प्रकार से। ये कह रहा है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व ना करे, यानी अपने प्रभुत्व ना करे, उस पर ना हक जमाए, उसको लोगों के पास वितरित करे। 39 के ख कहता है। अब ग क्या कह रहा है? धन का समान वितरण। देखिए यहाँ पे सार्वजनिक धन का संकेंद्रण नहीं कर रहा, ठीक है, ये 39 के ख। 39 के घ धन का समान वितरण करना, ठीक है। उसके बाद 39 घ, ये जो 39 के घ हम लोग पढ़ते हैं ये 39 में डाल देते हैं, लेकिन याद रखिए इसमें है 39 के घ में सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, यानी अगर किसी कार्य में स्त्री पुरुष संलग्न है, जुड़े हुए हैं, तो उनको दोनों को समान वेतन मिलेगा। आप स्त्रियों को भेद नहीं कर सकते, यानी स्त्री को अलग वेतन मिले, पुरुष को अलग वेतन मिले। तो ये हमारा सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन किसमें है? घ में। उसके अलावा अंग, देखिए अंग कहीं दिया नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए राज्य में स्त्रियों एवं पुरुषों को ऐसा कार्य करने के देगा, यानी राज्य स्त्री एवं पुरुष को ऐसा कार्य देगा जो उनके आयु के खिलाफ ना हो। मान लीजिए कि अगर किसी का आयु 65 वर्ष है, फिर भी उसको कोई कार्य में लगा देता है, तो यह कह रहे अंग जो हमारा 5 है कि राज्य उन लोग को इसके लिए वो बंद करेगा, वैसे कार्यों में नहीं जोड़ेगा, ठीक है। साथ में कहता है कि राज्य बच्चों के कल्याणकारी कार्य के लिए, यानी बच्चों के कल्याण के लिए उस एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना, यानी ऐसा उन लोग के लिए एक वातावरण देना ताकि बच्चे अपने विकास कर सके। यानी अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए कि ये बोल रहा है कि राज्य का ही कर्तव्य, आजकल आप देख रहे हो कि सड़कों पे बच्चे भिखारी घूमते रहते, तो राज्य का कर्तव्य होता है। इसमें ये भी कह रहा है, स्त्री पुरुष साथ में ये जो बच्चों वाला है ये बात कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो बच्चों को एक ऐसा वातावरण दे ताकि आप बच्चे क्या कर सके, अपना विकास कर सके, वो अपने शोषण से मुक्त कर सके, ठीक है। तो 39 के अंग सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं? 39 क्या पूछते हैं? समान संसाधन, और 39 के घ सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। अब आता है 41, 40 हमने बता दिया था ग्राम पंचायत का, उसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे। अब आता है 41, ये भी हमारा आता है किसमें? समाजवादी में, यानी समाज के लिए। देखिए ये कह रहा है कि कुछ दशाओं में, यानी कुछ दशाओं में सभी लोगों को काम, शिक्षा, लोक सहायता। देखिए ये कूट में देता है कि अनुच्छेद 41 में क्या क्या दिया गया, इसमें एक और कुछ जोड़ देगा, ठीक है। 3 चीजें हैं, एक तो काम है, साथ में शिक्षा है, और एक लोक सहायता है। यानी किसी भी गरीब, यानी कुछ दशाओं, यानी कुछ लोगों के लिए, किन को, इसमें 4 चीज हो गए। एक तो बेरोजगार हो जाएंगे, बूढ़े लोग हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, और एक गरीब हो जाएंगे। यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध कराने का अधिकार राज्य सरकार का होगा। किसको? जो बेरोजगार है, जो बूढ़ा है, जो विकलांग है, उसके लिए लोक सहायता उपलब्ध कराना। देखिए इसके तहत आप पढ़े होंगे कि हमारा बहुत सारे एक इंदिरा गांधी वृद्धजन पेंशन योजना भी आया था, किसके लिए? बूढ़े लोगों के लिए। अभी भी पेंशन योजना चलता है, ठीक है। इसके तहत विकलांगों के तहत विकलांग योजना भी बहुत सारे चलते हैं, सरकार चलाती है। तो ये कहता है 41 माने कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता, ठीक है। किसको? बेरोजगारी। दशा का मतलब यही लोगों, उनकी दशा अच्छी नहीं है, उनकी दशा अच्छी नहीं है, इसलिए यह 3 चीजें उपलब्ध कराएगा। अब आता है 42। 42 कैसे याद रखना है? अगर किसी को आप काम दे दिए, अगर मान लीजिए कि किसी को काम दीजिएगा, तो काम देने के बाद काम क्या हो? न्याय योग हो, ठीक है। यानी वो न्याय योग हो, साथ में मनोचित दशा हो। यानी मनोचित का मतलब क्या समझ रहे हैं? मनोचित का मतलब मन के तहत उचित हो, यानी हमारा मन ही उसमें नहीं लगेगा तो क्या फायदा, ठीक है। तो ही कह रहा है कि काम अगर दिए हैं, इसमें काम दे रहे हैं 41 में,
अब 42 कह रहा है कि काम न्याय योग्य हो, साथ में मनोचित दशा हो और आसानी से महिलाओं एवं पुरुषों को आसानी से इसका क्या आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाए। और इसी में 42 में कहता है महिलाओं को प्रसूति सहायता, यानी महिलाओं को जो प्रसूति डिलीवरी सहायता दी जाती है ना, वो हमारे अनुच्छेद 42 में ही उपलब्ध है। ठीक है, अनुच्छेद 42। उसके अलावा अनुच्छेद 43 में होते हैं कामगारों की निर्वाह मजदूरी, यानी अच्छी निर्वाह, यानी अगर लोगों को आप काम दे रहे हैं तो उसके लिए अच्छी मजदूरी भी देना पड़ेगा। और कि आप ज़्यादा काम करवा ले रहे हैं उसको कम मजदूरी दे रहे हैं तो उचित नहीं है। तो अनुच्छेद 43 कहता है कि कामगारों को निर्वाह मजदूरी उपबंध करवाना, ठीक है, यानी उन लोगों के तहत अच्छी मजदूरी देना। अब आता है इसमें 43 में दो चीजें बाद में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक चीज जोड़ा गया कि राज्य उद्योग में कामगारों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, यानी राज्य की नीति होगी कि किसी भी उद्योग में लोगों के यानी कामगार जो होंगे उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा कि किस काम में कितने लोग क्या होंगे, कितने लोग जुड़ेंगे। लेकिन आजकल ये सब चीज नहीं है। और साथ में ये हमारे ये भी कह दे कि यह न्याय योग्य नहीं है। तो न्याय योग्य नहीं है तो हम लोग किसी प्रकार का सरकार मजदूरी दे, काम दे या ना दे, मतलब कोई किसी प्रकार की इसका एक्शन नहीं लिया जा सकता। आजकल यही हो रहा है, देख रहे हैं कि कितने बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, कोई नहीं मांग सकता है। ठीक है, तो यही बात है कि ये डीपीएसपी में इसका उपबंध किया गया है। अब आता है हमारा एक 43 के बी। देखिए 43 के बी होता है, ये हमारा बाद में जोड़ा गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 97वां संविधान संशोधन, देखिए तीन चीज आता है, एक तो 97वां संविधान संशोधन और एक 99वां। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। 99 आप लिखिएगा तो न आएगा, तो इसमें न आएगा। तो इसी में आता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा 99 9 दोनों में आ रहा है। आइए पकड़ लीजिए 97 में 100 से आ रहा है तो सहकारी समिति, ये दोनों एक साल के अंतर में जोड़ा गया था, इसलिए क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन होता है। तो 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया। इसमें राज्य सहकारी संस्थानों की स्थापना करने के लिए बढ़ावा देगा। जो हम लोग सहकारी संस्थान पढ़ते हैं इसके लिए राज्य 43 के बी के तहत बढ़ावा देगा। ठीक है, अब आता है 47। तो देखिए 47 जो है यह पोषाहार स्तर को यानी जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक सहायता को सुधार करने का कार्य राज्य सरकार को होगा। यानी लोगों की जो पोषण स्तर है, पोषण स्तर और लोगों के जीवन स्तर बेहतर करने के लिए सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47। देखिए आशा करती हूँ कि समाजवादी आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय में परिवर्तन नहीं, और 38 से लेकर 47 जो हमने पढ़ा था, एक अनुच्छेद 2 और 3, 4, 5, 6 अनुच्छेद समाजवादी में। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। 39 में इसमें 5 वर्ग में बांटा गया था। एक तो समान संसाधन क में, ख में हमारा समान न्याय, ठीक है, ये निःशुल्क विधिक सहायता, और 39 के ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व तो नहीं करना, और ग में हमारा धन का समान वितरण, घ में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, अंग में हमारा क्या था, स्त्रियों एवं पुरुषों को ऐसा कार्य दिया जाएगा जो उसके अनुसार उचित हो, बालकों के लिए अच्छे वातावरण देना। अंग में 41 में देखिए इसका 3 एक साथ याद रखिएगा, 41, 42, 43। इसका एक होते हैं नमक, कहीं का आपको ट्रिक मिलेगा नमक। देखिए इसमें आता है यहाँ आता है, देखिए क न है में कुछ दशा, दमन आता है, दमन यानी दमन नहीं करना। द से हमारा दशाए, म से मनोचित, और न से जो हमारा आता है इसमें क्या होते हैं निर्वाह मजदूरी, यानी दमन यानी दशाओ, कुछ दशाओ। 4 लोग देखे थे। म यानी मनोचित काम, यानी लोगों के मन के अनुसार उचित काम मिले, और न यानी निर्वाह मजदूरी यानी दमन। इसका ट्रिक हो गया 41, 42, 43, ठीक है।
और 47 आपको पोषाहार जीवन स्तर बेहतर करना। इसके बीच में आपको आ जाएगा 43 से 47 के बीच में 44, 45, 46, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एक तो गांधीवादी में चला जाएगा और एक समाज जो हमारा कहाँ चला गया, उदारवादी में। तो ये हो गया हमारा। इसमें कुछ बातें थी जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और 2 जो हमारा था उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को स्टडी ग्रुप में शेयर करके और वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।